अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को सर शाहिद का सलाम। ये तमाम पॉइंट्स आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है एक यूनिवर्सल सेट दिया है और 1 2 3 4 5 नंबर दिए हैं और ए सेट में 1 2 जैसे कि आप देख सकते हैं, बी सेट में भी दिए हैं, सी और डी सेट में भी दिए हैं। अब पूछा ये जा रहा है देन विच ऑफ द करेक्ट। अब जाहिर सी बात है आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें तमाम ऑप्शन करेक्ट है और मैंने जानबूझ के तमाम ऐसे ऑप्शन लिए ताकि एक तीर से हम 3 शिकार करें, यानी कि एक एमसीक्यू से हमारे 3 पॉइंट्स आपके कवर हो जाए। अब समझना हमने इस तरह से कि देखिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 to 5 नंबर है और अगर हम ये देखें कि तमाम बकिया सेट्स ऐसे सेट्स हैं जो कि तमाम नंबर और यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम नंबर यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, यानी कि 1 2 भी मौजूद है, इसी तरह बी के तीनों नंबर मौजूद हैं और सी के चारों नंबर मौजूद हैं और डी बिल्कुल सेम है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और ऑप्शन हमने यहाँ तीनों करेक्ट ऑप्शन लिखे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि चूंकि कई एंगल से आपके ये पॉइंट्स आ सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी और सी तीनों सेट के बीच में ये बताया गया है कि ए सेट बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए सेट है इसके दोनों नंबर जो है वो बी सेट में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 दोनों मौजूद है। इसी तरह बी और ए दोनों सबसेट है आपके नंबर सी के और सी में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 है, जबकि 1 2 ए में आपको मिल जाएगा और बी में भी 1 2 है और साथ में 3 है और इस तरीके से ये आपका ऑप्शन करेक्ट कहलाएगा। और सेकंड ऑप्शन आपका जो है बी, ये भी करेक्ट है। वो किस तरह से कि अगर आप बी के एलिमेंट्स देखें जो कि 1 2 3 है और आप सी के देखें और डी के देखें तो सी तक तो हमने देखे और डी तो 1 2 3 4 5 बी के जो सबसेट है वो सी में मौजूद है, जो सी के सबसेट है वो डी में मौजूद है और इस तरीके से ये भी आंसर आपका करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन वो किसी और नजरिए से। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। यूनिवर्सल सेट और डी के दरमियान में इक्विवेलेंट को बताया गया। अब इक्विवेलेंट होता क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जिसमें आपके दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद एक जितनी हो। वो कैसे? अभी तो ये इक्वल सेट भी हो सकता था, एक ऑप्शन और भी था, लेकिन ये इक्विवेलेंट किस सेंस में है कि देखिए यहाँ पे आपके पास 5 नंबर है और यहाँ पे भी 5 नंबर है और दोनों 5 नंबर बेशक डिफरेंट हो लेकिन वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। लेकिन एक यूनिवर्सल सेट और बी सेट आपके दोनों इक्वल का भी ऑप्शन यहाँ पे हम दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डी ऑप्शन और ले लें, जैसे कि हम सारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं और यूनिवर्सल और डी के दरमियान में हम इक्वल टू लिख देते, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट वाइज भी सेम है और उसके अलावा सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। जबकि इसका मतलब है कि एलिमेंट्स की तादाद बराबर है, जैसे ये 5 है और ये भी 5 है, लेकिन यानी कि अगर यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 है तो अगर यहाँ डी में ए बी सी डी ई आ जाता तो दोनों एलिमेंट होते तो डिफरेंट लेकिन उसके एलिमेंट्स बराबर होते तो वो आपके पास इक्विवेलेंट कहलाते। और इक्वल टू में ये होता है कि वो मतलब कि एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ एलिमेंट्स भी सेम टू सेम होते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे तो बिल्कुल ही एक सिंपल सी बात दी गई है, डी मॉर्गन्स लॉ है। 2 लॉ आपकी खिदमत में पेश किए जिससे सिर्फ आपने याद रखना है और वो ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो याद रखें यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है और बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका सेकंड लॉ है, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है और यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है। एक थर्ड ऑप्शन है, ये आपके पास गलत है और क्यों गलत है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है, बल्कि इस लॉ का एक राइट हैंड साइड और इसका भी राइट हैंड साइड को आपस में दे दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। सिर्फ लॉ को आपको याद रखना है और याद रखने के बाद आपको अगर ए और बी सेट को एक्स वाई करते तो आपने इसकी सेटिंग और इसकी तरतीब को डी मॉर्गन्स लॉ ने जिस तरह कहा था उसी के मुताबिक याद रखना है। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं तो नंबर 3 में हमने देखना क्या है कि यहाँ पे एक ए सेट दिया गया है और बी सेट दिया गया है और ए में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर 3 पॉइंट्स के अंदर हमने ए यूनियन बी किस तरह से करना है कि ए यूनियन बी निकालेंगे और निकालने के बाद क्या होगा कि ए सेट और बी सेट के अंदर जो एक जैसे हैं, यानी 1 दोनों में नहीं है आएगा, 2 दोनों में नहीं है फिर भी आएगा, 3 दोनों में फिर एक बार लिखा जाएगा, 4 5 लिखा जाएगा। इस तरीके से आप अगर
ए यूनियन बी के साथ, जैसे कि हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार उन्होंने ओ लगाया हुआ है और एक बार एन लगाया हुआ है। याद रखें कि ओ, अगर ओ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका भी मतलब है कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी मैंने उल्टा इसलिए गिना है ताकि यहां से गिनूंगा तो बाई चांस वो 5 ही बन रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो एन भी यहाँ पे लगा दे तो ये भी इसका यही मीनिंग है, क्योंकि कुछ बुक में ओ लिखा है, कुछ बुक में एन लिखा है। लेकिन ये याद है कि अगर इसी के आगे ये ऑप्शन होता है और वो ये आंसर तो हमारा आ चुका है कि इसका आंसर 5 आएगा। बात इसी से लिंक करते हुए ये करते हैं कि फर्स्ट करें वो यहाँ पे पी लगा देता, तो पी का मतलब था पावर सेट, और पावर सेट के अंदर अब क्या तब्दीली आती है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट करें ये दोनों तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें यकीनी तौर पे एन पता होना चाहिए जो कि 5 है, और यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास ऑप्शन होगा तो फिर हम 2 की पावर एन लगाएंगे, और 2 की पावर जब एन लगाएंगे तो जितने एलिमेंट्स आए होंगे वो हम इसकी पावर लगा देंगे, जो कि आपके 5 आ रहे हैं, और 5 2 को 5 का मल्टीप्लाई करें तो आपके 32 जो है वो सब सेट्स बनेंगे। यानी कि इन्हें 32 मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया जा सकता है, नल सेट, सिंगल सिंगल और डबल डबल करके जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एमसीक्यूज में वो दिखाने नहीं होते, बस उनकी तादाद के बारे में पूछा होता है। तो 3 के साथ हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपसे डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हम नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब नंबर 4 में हमें 2 सेट दिए गए हैं और इसमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है। वैसे तो ये बहुत छोटी क्लास के लेवल का एक एमसीक्यूज का पॉइंट है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, ये 4 के इक्वल होगा, और y वाला y के इक्वल होगा, और ऑलरेडी वो इक्वल है, उसका लेना देना सब खत्म हो गया। अगर यहाँ कोई तब्दीली होती तो बात इधर भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे x और कांस्टेंट नंबर है और x की वैल्यू पूछी जा रही है जिसकी के पावर 1 है। अब हमें करना क्या है कि सिंपल नंबर 4 के अंदर हमें अपने आंसर्स को टारगेट करना है, और इसमें तब्दीली भी आ सकती है। मतलब जैसे x को इक्वल कर दें, यहाँ पे y को पूछ लें, या ऐसा भी हो सकता है जैसे x स्क्वायर है तो यहाँ y क्यूब करके यहाँ नंबर दे दें, तो आपसे x भी और y की भी वैल्यू पूछ लें। तो दोनों सूत्रों में ये होगा कि ये डोमेन कहलाता है, डोमेन डोमेन के इक्वल होगा, रेंज रेंज के इक्वल होगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है, या फिर दूसरे अल्फाज में ये दोनों x कंपोनेंट है, ये दोनों y कंपोनेंट है। अभी क्या होगा, अभी की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इक्वल टू के बाद आपको 4 दिया हुआ है। अब ऐसा है कि x को बताना है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ प्लस माइनस का साइन अप्लाई करते हुए हमारे पास एक अदद प्लस और एक अदद माइनस का 2 आ जाएगा आंसर। अब जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में 2 लिखा है, सेकंड में -2, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि प्लस माइनस के अंदर आंसर आएगा, जबकि 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता। इस लिहाज से नंबर 4 पॉइंट भी हो गया। अब नंबर 5 पॉइंट ऐसा है कि सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे पास ये पूछा हुआ है इसमें कि ए सेट इज डिफाइंड एज, आगे ऑप्शन नंबर ए सम स्पेशल लिस्ट ऑफ एलिमेंट, बी है वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, एक वो जो अकल से किए जाते हैं, एक वो जो हमें डेफिनेशन याद होती है। तो लिहाजा इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन है। देखो पेपर आने को कहीं से भी आ सकता है, जो बंदा जितनी मेहनत कर ले, आपने खुद भी मेहनत करनी होती है। याद रखें, कामयाब वही होगा जो खुद पढ़ेगा और हमारी वीडियो से फायदा हासिल करेगा। कोई शख्स अगर किसी दूसरे पे भरोसा करता है तो वो अमूमन उसके भरोसे पे पूरा नहीं उतर सकता जब तक कि आप खुद मेहनत ना करें। तो ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन थी, जिसको आती है वो कर सकता है। नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो नंबर 6 पे आप क्या कह रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले, और ये हमारे फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला पॉइंट है। इसके अंदर ए सेट, बी सेट, सी सेट दे दिया गया है, और आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, और यकीनी तौर पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो ए सेट है वो हम बाद में लिख लेंगे, और बी, और याद रखिए जब आप एमसीक्यूज की बात हो या आप एंट्री टेस्ट में दे रहे हो तो जितना काम शॉर्ट हो ज्यादा बेहतर है। और ए सेट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए सेट हमारे पास लिखा हुआ है 0 और 1। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया जाएगा, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी हमें कहते हैं। क्या हम पूरा फाइंड आउट करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नहीं है, यह एमसीक्यूज है, यह एंट्री टेस्ट है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो वाले नंबर लेने जो दोनों में पाई जाए। अब हम बी और सी को देखते हैं, तो बी और सी में 2 नंबर ऐसा है जो दोनों में नजर आ रहा है, तो हम फौरी तौर पर यहाँ पे 2 लिख देंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीका ये होता है
कि 0 को हम स्मॉल ब्रैकेट में उठाएंगे और 2 के साथ लिख देंगे, और उसके बाद चूंकि और नंबर होते हैं तो हम 0 उठाते हैं 2 के साथ लिखते हैं, अगर और नंबर होते हैं 0 को उससे आगे फिर उससे आगे, लेकिन चूंकि ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं तो शॉर्ट करके आते हैं। तो 1 है तो अब 1 को 2 से हमने लिखना है, लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करें कि हमेशा जो है सब सर्च में आपके पावर सर्च से जो लिंक करता है वो कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आते हैं। अब फर्स्ट करें ऐसे भी देने वाला ऑप्शन दे सकता है कि आपको जैसे यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम राइट कर देते हैं, बाकी गलत है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं और भी लिख देता और ऐसा लिख देता, चलिए यहाँ पे लिख के सी तक तो लिखे हुए मैं डी लिख के बताता हूँ कि फर्स्ट करें यही आंसर आपको इस तरह से लिख के दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट में 0 2 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 1 और 2। तो इसका मतलब ये था कि अब आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई ये भी आंसर सही लग रहा है, ये भी आंसर सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है और ये सही है, क्योंकि एक तरीका का रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ए इंटू डी जब आता है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से हमारा डोमेन और रेंज आता है, जबकि जो पावर सेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, 4 पर्सन होते हैं, अगर वो पिक्चर खिंचा रहे हैं तो उसको हमें दिखाना होता है। तो दोनों सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ब्रैकेटों पे उन्होंने तब्दीली रखी है। अगर बात सबसेट आए, इम्प्रॉपर आए, प्रॉपर आए तो आपने ये वाले ब्रैकेट यूज करने हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई के हवाले से कार्टेशियन प्रोडक्ट आए तो आपने स्मॉल ब्रैकेट है। देखो आप जब पेपर देने जाते हो तो आप गलतियां ऐसे कर आते हो और घर आके कहते हो पेपर तो आसान था लेकिन गलती कर दी, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, वरना आप अपने नंबर खो बैठेंगे। अब सबसे लास्ट नंबर 7 है और इसमें लिखा हुआ है एन इज, अच्छा एन को मैं बता दूं ये नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और बहुत ही खराब है ये, तो फिर भी मैंने कुछ बेहतर लिखा हुआ है, लेकिन देख लीजिएगा। n इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब नंबर लिखना मैं भूल गया हूँ, बेसिकली नंबर होगा, और w इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब देखिए यहाँ नंबर्स लिखा है, देन विच इज द इज स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। अच्छा सबसे पहले हम इसके समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि नेचुरल नंबर बताने होंगे कि कौन से हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते हैं, और होल नंबर जो है हमारे पास क्या है कि सिर्फ 0 का इजाफा है, बाकी सारे वो नेचुरल नंबर होते हैं, इस तरह से चलते जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे अब वो किस तरह से ऑप्शन दे रहा है और कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा अब इसका मतलब यहाँ पे होता है सबसेट, नेचुरल नंबर को कहा जा रहा है कि वो सबसेट है होल नंबर का, तो भाई ये आंसर सही हो गया हुआ है। क्यों सही हुआ है कि देखिए नेचुरल नंबर के तमाम नंबर इस होल नंबर में मौजूद है, यहाँ तो 0 ज्यादा है बाकी है। हाँ यही चीज अगर उलट होती, इस तरह से होती कि होल नंबर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो फिर गलत था, क्योंकि होल नंबर में 0 एक नंबर ज्यादा है और जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो सर शायद को इजाजत दीजिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज।